एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी स्केल 2, है ना, आरआरबी स्केल 2 जीबीओ, आरआरबी स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, फाइनेंशियल अवेयरनेस लास्ट ईयर का पेपर 2024 का लास्ट ईयर का हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ जाएगा और इसमें 10 क्वेश्चंस लिए गए जो कि आपके काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चंस है जो आज भी वैलिड है, राइट। तो उनके डेटास आज भी वैलिड है, वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सो ये वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इंश्योर करना दैट आप लोग एटलीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो। आप लोगों के लिए 2 बिगेस्ट अनाउंसमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी, वापस से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो पाया, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हो। अभी जो भी करंट प्राइस इसका रहेगा आप व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल कर सकते हो। 26 अक्टूबर तक आप लोगों का ऑफर प्राइस वैलिड रहेगा, पोस्ट दैट वापस से नॉर्मलाइज आपका जो भी प्राइसिंग चलता है वो हो जाएगा। एक और सेकंड पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को है कि हमें केवल फाइनेंशियल अवेयरनेस लर्न करना है, अलॉन्ग विद दैट आई एम गिविंग इट टू यू दैट आपको कंप्यूटर अवेयरनेस भी इसमें एड ऑन है एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज रियल एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पर, और इसका प्राइस है आप लोगों के लिए 1799 ओनली। तो ये ऑफर प्राइस केवल 26 अक्टूबर तक है। आप व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल करना है, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करना एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस सो दैट कि अच्छे प्रॉपर वे में एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कर पाए। ऑलराइट, तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है। 26 अक्टूबर ध्यान रखना, और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो बाद में भी एनरोल कर सकते हो, बट द थिंग इज जो भी करंट ऑफर प्राइस रहेगा उसमें आपका एनरोलमेंट होगा। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है दैट इज एज पर डीएवाई एनआरएलएम गाइडलाइंस, ना क्वेश्चन क्या है आप लोग आंसर भी कर सकते हो। एज पर डीएवाई एनआरएलएम गाइडलाइंस व्हाट इज द यूजुअल अमाउंट ऑफ रिवॉल्विंग फंड ग्रांटेड टू एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज इनिशियल फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, तो 5,000 से 10,000 ऑप्शन है, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000 या 50,000 से 70,000। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये एक स्कीम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने समूह का नाम सुना होगा, ठीक है। 10 to 20 मेंबर्स रहते हैं जो कि एक काइंड ऑफ छोटा व्यापार, छोटा बिजनेस, छोटी एक्टिविटीज करते हैं। अब ये जब सेटअप होता है तो इनके लिए बोला जाता है गाइडलाइंस में, अभी मास्टर डायरेक्शन भी नया अपडेट हुआ है, तो उस गाइडलाइन में बोला जाता है कि इनको 20 से 30,000 का रिवॉल्विंग फंड, रिवॉल्विंग क्रेडिट दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक काइंड ऑफ इनको वर्किंग कैपिटल मिलेगा। जो न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते उनको काम करने के लिए नया एक वर्किंग कैपिटल का लिमिट मिलेगा, सो दैट ये इनिशियली कुछ फंड्स के साथ में अच्छा बिजनेस कर पाए। छोटा मोटा जो बिजनेस करते हैं उसके लिए इनको इनिशियल कॉर्पस काइंड ऑफ रिवॉल्विंग फंड मिलता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोलमेंट करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे एंड टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है उसकी स्ट्रेटेजीज और शॉर्ट सेशंस भी, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। अभी एक सेशन डिलीवर हुआ है और शॉर्ट सेशन जो रिपीटेड टॉपिक्स है वो इंटरनली आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एग्जामिनेशन डेट इज ऑन 28 दिसंबर, और दिस इज हाई टाइम कि अगर आपको बेनिफिट लेना, एडवांटेज लेना, तो इन टाइम अवेलेबल टाइम का जब नोटिफिकेशन आता है उससे पहले का आप लोग टाइम एडवांटेज लेके जाइए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया provides an interest subvention of up to how much percent on loans granted to eligible artisans and craftsmen। अब ये विश्वकर्मा स्कीम 2023 में आई थी। इसके बाद में ना 2 साल तक कंटिन्यूस इसके ऊपर क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हुए, और भी आ सकते हैं, इस बार भी आ सकता है। तो हर बार जो पेपर सेट होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट सेट नहीं होते। अब कट ऑफ 1 नंबर का गया, राइट। अब 1 नंबर का कट ऑफ गया तो आप समझ सकते हो कि अगर 1 नंबर का कट ऑफ है तो 2 4 5 क्वेश्चन आपको ऐसे इजी मिले होंगे जो कि हर कोई अटेम्प्ट कर सकते थे, बेसिक्स थे। तो उन बेसिक क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन था, विश्वकर्मा स्कीम में अप टू कितने परसेंट का गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन देता है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब डिस्काउंट दे रहा है, काइंड ऑफ उनके लिए भरपाई कर रहा है। तो अप टू 8% वाज द करेक्ट आंसर। 8%, अप टू 8% ये करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक आता है कि 5% का जो एक और लिमिट आता है, यहाँ पर कस्टमर को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे बैंकर्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि 5% है या 8% है। इट वाज अप टू 8%, है ना। और कस्टमर को कितना लगता है 5%। टोटल मिलाकर मैक्सिमम बैंक 13% तक चार्ज कर सकता है, मतलब कि 8% जो रहेगा पीएम विश्वकर्मा स्कीम में। विश्वकर्मा स्कीम किसको दिया जाता है? जो फैमिली बेस्ड ट्रेड्स का काम करते हैं, उन ट्रेड्स के लिए वो काम कर सके तो उनको स्किल डेवलपमेंट मिलता है। अब स्किल डेवलपमेंट में मिलता है उनको अमाउंट मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। उसके साथ में लोन भी मिलता है। जो लोन मिलता है
उसमें रिपेमेंट पीरियड सबका अलग अलग है, हमने इंटरनली डिस्कस भी करा है उसके बारे में, बट जो इंटरेस्ट का कैप रखा गया है वो उनके लिए 5% का है, और गवर्नमेंट इसमें 8% देगा, अप टू 8% है ना, अप टू 8% गवर्नमेंट देगा। तो ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होता है कि कस्टमर को कितना परसेंटेज पड़ेगा, तो इट वॉज 5%, और गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहा है ना, काइंड ऑफ सब्सिडी दे रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो अप टू 8% वाज द राइट आंसर। ऐसे हम और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो डू लेट अस नो, सो दैट कि आप लोगों के लिए और सेशंस ऐसे कराए जाए, क्योंकि आप लोग शायद भटक कर प्रिपरेशन करने लग जाएं कि आरआरबी में ये आता होगा, वो आता होगा, पीओ जैसा पढ़ने लग जाओ, कुछ भी पढ़ने लग जाओ लेंदी डेटा, बट आपकी एग्जाम में कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनके ऊपर आप शायद अटेंशन लाएंगे, नॉट जस्ट लाइक पीडीएफ देखने से आपका भी यहाँ पर भी हो जाएगा, बट स्टिल आप एक बार अटेंशन लाएंगे तो आप लोगों का लर्निंग एग्जाम के ओरिएंटेड हो सकता है ना। अटेंशन लाओगे तो आप उसके बारे में सोचेंगे, विश्वकर्मा स्कीम के बारे में आप थोड़े और पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके अलावा आपका नया डेटा आएगा उसको भी देखेंगे, तो आप लोगों का तब जाकर प्रिपरेशन होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग कवर कर लीजिएगा इंटरनली। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, अप टू व्हाट परसेंट, अप टू व्हाट लिमिट कैन बैंक लोन्स टू एनबीएफसीज अदर देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। एमएफआई का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब बैंक, अब समझते हैं कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टॉपिक है, राइट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट चाहती, सॉरी आरबीआई चाहता है कि बैंक जब लोन देता है तो केवल रिच कस्टमर्स को ना दे, है ना, केवल रिच कस्टमर्स को ना दे, वो किसको दे, अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को भी लोन दे। किसी को होम लोन का जरूरत है उसको भी दे, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए उसको भी दे, फार्मिंग के लिए लोन दे, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए लोन दे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे, अदर वीकर सेक्शंस के लिए लोन दे, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन दे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आरबीआई का गाइडलाइन रहता है। अब बहुत सारे बैंक्स क्या होते हैं, उनके टारगेट सेट रहते हैं कि इतना परसेंट उनको लेंडिंग करना पड़ेगा, लेंडिंग मतलब लोन देना पड़ेगा, ठीक है। अब लोन देते टाइम बैंक तो खुद नहीं दे पाता है बहुत बार, तो वो क्या करता है, एनबीएफसी को लोन देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लोन देता है, उनको लोन देगा, और उनको लोन देगा तो वो कहां काम करते हैं, माइक्रो फाइनेंस के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो वहां से अपना पीएसएल का टारगेट को मेट कर लेता है। तो ऑन लेंडिंग का टारगेट जो बोला गया यहाँ पर, वो ये बोला गया कि अब बैंक ने पीएसएल के अंडर में बैंक ने लोन दे दिया एनबीएफसी को। अब एनबीएफसी भी ऐसा कर सकता है कि 1 करोड़ पर बोरोवर को दे दे, एक ही बोरोवर को पूरा लोन दे दे प्रायोरिटी सेक्टर में, तो ये ना हो, ये मैटर ना हो, है ना। दैट इज व्हाई आरबीआई कहता है कि जब बैंक एनबीएफसी को लोन दे रहा है और एनबीएफसी कस्टमर को लोन दे रहा है, ठीक है, वीकर सेक्शन में, तो उसमें 20 लाख पर बोरोवर से ज्यादा का लोन रहेगा तो पीएसएल के टारगेट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 20 लाख पर बोरोवर इज द लिमिट। करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी, 20 लाख, अप टू 20 लाख पर बोरोवर। मतलब ये देखो पर्पस क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स को मेट करना। अब बैंक नहीं कर पा रहा है, इसका रीच नहीं है रूरल एरियाज में, तो एनबीएफसी का तो रीच है, तो ये क्या बोलेगा, मैं एनबीएफसी को लोन दे रहा हूँ, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर में दे रहा है तो मुझे भी काउंट होगा, ठीक है। काउंटिंग का बोला, ये नहीं कि इसका लोन हो जाएगा, काउंटिंग का बोला। अब काउंट हो जाएगा इसके टारगेट में, तो ये एनबीएफसी क्या करेगा, ऐसा भी कर सकता है कि 1 करोड़ का एक कस्टमर को लोन दे दे, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट मेट करना है तो मल्टीपल कस्टमर के पास में अमाउंट जाना चाहिए, सो दैट इकोनॉमी चलता रहे। अगर इकोनॉमी नहीं चलेगा, हर सेक्शन के पास में पैसा नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा, तो इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स हो सकता है। दैट इज सभी सेक्शन के पास में अमाउंट आना बहुत जरूरी है, राइट। तो दैट इज व्हाई एनबीएफसी को लोन देगा ना अगर बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट पूरा करने के लिए, तो उस केस में ऑन लेंडिंग बोला जाता है और उसका लिमिट है अप टू 20 लाख पर बोरोवर। ऑप्शन सी वाज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर में सारी कैटेगरी में आया था क्वेश्चन, चैप्टर अच्छे से देखना, ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों की एग्जाम में आए और आई मस्ट से कि रिपीटेड आ रहे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस टॉपिक को थोड़ा समझते हुए करना। दैट इज व्हाई आप लोगों को ये सेशन में एकदम स्पीड में नहीं करवा रहा हूं, राइट। अब एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसका एक चैप्टर आपका रिकॉर्ड हो गया है शॉर्ट वे में, आपको इंटरनली मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। आईबीसी, आईबीसी एक्ट के अंडर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में मैक्सिमम टाइम लिमिट अलाउड फॉर कंप्लीशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस सीआईआरपी को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम एक्सटेंशन के साथ में कितना लगता है, ये आईबीसी के बारे में बात हो रही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी का मतलब पहले समझते हैं। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि कोई कंपनी अगर लोन रिपे नहीं कर पा रही, कर्जा का रिपेमेंट नहीं कर पा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी। इट मींस अब उसका कुछ ना कुछ सेलिंग करना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो ये कौन से एक्ट में बताया जाता है, आईबीसी एक्ट में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। और ये कौन मैनेज करता है, एक कोर्ट रहता है जो कि एनसीएलटी, आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नाम से रहता है, एनसीएलटी के नाम से। तो एक काइंड ऑफ कोर्ट है जो कि ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करवाता है। अब जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज देखी, बाइजूस देखा, किंगफिशर देखा, तो इनके इंसॉल्वेंसी हो गई थी कंपनी का, मतलब ये लोन रिपे नहीं कर पा रहे थे। अब लोन रिपे नहीं कर पा रहे थे तो ये एनसीएलटी जो रहेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये इनका सेलिंग करना है कि डायरेक्टर को चेंज करना है कि मर्जिंग करना है कि अमेलगमेशन करना है, जो भी काम करना है,
वो एनसीएलटी बताएगा। तो उसका एक टाइम फ्रेम है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम टाइम लगेगा 330 डेज, इनिशियल टाइम दिया जाता है 180 डेज। उसके बाद एक्सटेंशन के साथ में, लीगल प्रोसीडिंग के डिलेस के साथ में टोटल यहाँ पर 330 डेज को काउंट करा जाता है कि 330 डेज में पूरा कंप्लीट रिजोल्यूशन प्रोसेस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 330 डेज। तो आई गेस आप लोगों को थोड़ा बेसिक तो समझ में आया होगा। As per the latest data on the structure of rural financial institutions in India, आप सभी जानते हो कि इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम्स काम करता है, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए। तो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, आरआरबीज आते हैं, ठीक है, तो पार्क्स आते हैं, तो उनके पास प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है। तो उनमें से काउंटिंग करने का बोला है कि टोटल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में मिलाकर सोफार कितने हैं और कितनी ब्रांचेस है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यस आपके एग्जाम में आया था, जहां पर ये डेटास पूछे जाते, और लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर भी आया था और नेक्स्ट ईयर भी आएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और टोटल 2140 ब्रांचेस है। यस, आपको देखकर लग रहा होगा कि ऐसा डेटा का क्वेश्चन आता है, यस आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अप्रैल, वन ऑफ द एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, समझते इसके बारे में। बाय अप्रैल 2024, लास्ट ईयर का डेटा है बट अभी भी रेलेवेंट है। अंडर द बेसल 3 फ्रेमवर्क, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन minimum total regulatory capital. What is the required percentage of total capital, CRAR, capital to risk weighted asset ratio, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आएगा, ओके। तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा डेटा समझा देता हूं। पहले बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या काम करता है। बेसल 3 फ्रेमवर्क काम करता है कि बैंक जो डील करता है, ठीक है, बैंकिंग बिजनेस क्या होता है पहले समझते हैं। बैंकिंग बिजनेस होता है कि कस्टमर पैसा डिपॉजिट करेगा, मनी डिपॉजिट करेगा, उस डिपॉजिटेड मनी को बैंक रिस्क मैनेजमेंट के बाद में लोन देगा। जो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज रहेगा दोनों के बीच में, जो डिपॉजिटर को हम देंगे परसेंटेज और जो हम परसेंटेज यहां से रिकवर करेंगे, उनके बीच में जो गैप रहेगा वो बैंक का प्रॉफिट बनेगा। बैंक कभी भी शेयर मार्केट के पैसे से, इन्वेस्टमेंट के पैसे से और इक्विटी के पैसे को यहां पर लेंडिंग नहीं करता है। लेंडिंग कहां से करेगा, बैंक डिपॉजिटर के पैसे को लेंड करेगा, ठीक है। अब जब लेंड करेगा तो आप सभी समझ सकते हो कि ये जो लेंड करा हुआ पैसा है, लोन दिया गया पैसा है, ये शायद रिकवर ना हो, तो ये डिपॉजिटर का मनी ब्लॉक हो सकता है, राइट। मनी कहां से जा रहा है, ये डिपॉजिटर का मनी है और इसको हमने लेंडिंग कर दिया, ठीक है। दैट इज द बैंकिंग बिजनेस। उसके अलावा कुछ भी बिजनेस है, प्रॉफिट को भी हम लोग इन्वेस्ट इस तरीके से नहीं करेंगे। तो जब हम डिपॉजिट के मनी को यहां पर देने वाले, तो ये मनी हमारा जब ब्लॉक होगा तो डिपॉजिटर का मनी ब्लॉक हो जाएगा। दैट इज वाई बेसल के फ्रेमवर्क आते हैं। बेसल 3 फ्रेमवर्क बोलता है कि बैंक को एटलीस्ट 8% मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना पड़ेगा, जितना वो अमाउंट लोन दे रहा है ना, रिस्क वेटेड एसेट के अकॉर्डिंग, उसका 8% इनके पास में कैपिटल के फॉर्म में रखना पड़ेगा। कैपिटल के फॉर्म में क्यों रखते हैं, जैसे आपने देखा ना कि शेयर मार्केट से पैसा रेस करा, एडिशनल टीयर बॉन्ड में पैसा मनी रेस करा या फिर प्रॉफिट बनाया, तो ये जो मनी रहता है कैपिटल के फॉर्म में रखा है। तो आरबीआई बोलता है कि आप लोन तो दोगे, लेकिन आप खाली डिपॉजिटर के मनी को नहीं देंगे, आपको आपके पास में कैपिटल रखना पड़ेगा 8% रिस्क वेटेड एसेट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में आप लोन दे पाएंगे, अदरवाइज आप लोन नहीं दे पाएंगे, राइट। तभी बैंक्स क्या करते हैं, मनी रेस करते हैं अपने कैपिटल में, कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बैंक्स तो फुलफिल करना स्टार्ट कर चुके थे कोविड के बाद से, लेकिन बैंक्स को बोला गया था ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि सिडबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गए, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉन बैंक है, उनको भी अप्रैल ऑनवर्ड्स बेसल 3 फ्रेमवर्क में कुछ परसेंटेज कैपिटल का मेट करना था, ठीक है। तो उसका बोला गया था कि कितना परसेंट मेट करना है, तो परसेंटेज सेम था। आइए एक और बार समझते हैं इसको। देखो, बेसल 3 फ्रेमवर्क बोलता है कि बेसल फ्रेमवर्क बोलता है, ये फ्रेमवर्क है, ये बताता है कि डिपॉजिटर के मनी को हम लोगों को सिक्योर्ड कैसे रखना है। तो ये बोलता है कि जितना भी लोन देंगे उनका 8% इनके पास में कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल कहां से आएगा, शेयर मार्केट, इन्वेस्टर की इक्विटी के अमाउंट से, प्रॉफिट से, तो कैपिटल आ गया, ठीक है। इसको लेंड नहीं करेंगे, कैपिटल आ गया। तो ये बैंक को तो बोला था कि आपको भी मेट करना है, लेकिन अब बोला गया था ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, ये जितने भी कंपनीज है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको भी बोला था, नाबार्ड, इन सबको भी, ठीक है। तो इनको भी मेट करना था 8%। आरबीआई क्या बोलता है, ये तो बोलता है बेसल 3 फ्रेमवर्क, ठीक है, लेकिन आरबीआई बोलता है कि हम लोग कितना मेंटेन करेंगे, 9%। 8% तो बेसल 3 फ्रेमवर्क गाइडलाइन बोलती है कि इतना मेंटेन करेंगे तो बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज डूबेंगे नहीं, ठीक है, लॉस में नहीं जाएंगे। लेकिन आरबीआई बोलता है कि हम 1% एक्स्ट्रा करेंगे। तो आरबीआई का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको क्या आंसर करना है, 9%। अगर बेसल का क्वेश्चन आता है कि बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या बोलते हैं, तो उसमें आपको 8% करना है। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो 9% के ऊपर था कि कितना मेंटेन करना है इनको, तो इनको भी सेम करना है जितना बैंक मेंटेन करती है, इट इज 9%।
ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज under which section of the Companies Act 2013 companies required to comply with corporate social responsibility obligations based on their net worth, turnover और net profit। अब जितनी भी कंपनीज के बारे में आप देखते हो उन्होंने डोनेट करा या सोशल एक्टिविटीज करा, तो कंपनीज एक्ट में कंपनीज बनती है, आप जानते होंगे। तो एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए, कंपनीज एक्ट मतलब कंपनी क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी उसके बारे में एक्ट है, ठीक है। कितने डायरेक्टर होंगे, कितने नहीं होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, क्या गाइडलाइंस है, राइट। तो कंपनीज एक्ट में ये सब डिफाइन करा जाता है। कंपनीज एक्ट में ये बोला गया है कि बहुत सारी कंपनी जब अच्छा टर्नओवर करती है, अच्छा प्रॉफिट करती है, तो उसके बेसिस पर उनका ऑब्लिगेशन बनता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, ठीक है, वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 135, ठीक है। सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट है ना, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कंपनी का बेस्ड ऑन सर्टेन देयर टर्नओवर और प्रॉफिट। ओके, तो आई होप ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम इन सेक्शन को और डिटेल में करेंगे, राइट। व्हाट इज द मैंडेटरी लॉक इन पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट्स मेड इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ELSS टू क्वालिफाई फॉर टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखो जितनी भी सेविंग्स की स्कीम आती है, तो लॉक इन का मतलब होता है कि वो टैक्स बेनिफिट देना चाहते हैं। तो लॉक इन मतलब बैंक श्योरिटी रहेगा या फिर FD के फॉर्म में भी हम लॉक इन देखते हैं। तो ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में मैंडेटरी लॉक इन पीरियड कितना है, तो आंसर इज 3 इयर्स। लॉक इन पीरियड से ये रहता है कि जो इन्वेस्टर है, जो जिसने पैसा डिपॉजिट करा, मनी डिपॉजिट करा, तो जो डिपॉजिटर है जिसने लिया है ना, जिसने डिपॉजिटर से पैसा मनी लिया है, उसके पास भी तो सिक्योरिटी चाहिए कि ये अभी मिनिमम टाइम में नहीं निकालेंगे तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको इन्वेस्ट कर सकूं। 3 इयर्स का लॉक इन यही बताता है कि इक्विटी में जो मैनेजमेंट कंपनी रहेगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहेगी, तो वो अपने अकॉर्डिंग उस मनी को यूज कर सकते। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर इज 3 इयर्स। तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग और भी टॉपिक्स देखेंगे, ये जस्ट एक 10 क्वेश्चन का सेट है, लेकिन जस्ट बोलना भी थोड़ा गलत हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट इज, जब तक आपको रियल कंटेंट्स मिलेंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, राइट। तो ये टॉपिक को थोड़ा देखो, जो रिकॉर्डेड इंटरनल सेशन उनको गो थ्रू करो, और ये जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इनके शॉर्ट सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। शॉर्ट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि आपको लेंदी सेशन नहीं देख पाते। अब टॉपिक तो एंडलेस है, अब सारे टॉपिक आप नहीं कर पाते एग्जाम से पहले। रिटेंशन का मैटर करता है यहाँ पर, आपके मार्क्स रिटेंशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। रिटेंशन मतलब आप कितना क्विकली उसके टच में रहते हो टॉपिक के। जैसे आपने आज एक टॉपिक करा, अब 1 महीने तक उस टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाए, तो उसका मतलब नहीं निकलेगा। अब 1 घंटा आप वापस नहीं दे पाएंगे बाद में। दैट इज वाई हम लोग शॉर्ट कंटेंट बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आपको शॉर्ट कंटेंट्स का लिंक भी मिलेगा, और आपको एक सेशन का तो मिल चुका होगा, बाकी सेशंस भी मिलेंगे। ऑर्गेनाइज वे में रिपोर्ट्स और ये सब जनरेट होगा, जिसको आप कम टाइम में देखकर अपने एक मॉड्यूल को फॉलो कर पाए। मॉड्यूल बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, अगस्त के मिड से मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट के फॉर्म में, कि आपको ये 3-4 टॉपिक कंप्लीट करना है जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एटलीस्ट 5 नंबर दिलाते, 10 नंबर के आगे चलेंगे, फिर 10 के ऊपर चलेंगे। इस तरीके से हम लोग हमारे इंटरनल मॉड्यूल्स में प्रिपरेशन करेंगे। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आफ्टर विच दे आर रिडीमेबल बाय द इन्वेस्टर विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर अभी आई डोंट नो, ये अभी टॉपिक कंटिन्यू नहीं चल रहा है इतना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो रहा है ना। तो दैट इज वाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी बहुत सारे बॉन्ड्स इसमें खत्म हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें एग्जाम में कंटिन्यूस 4 साल से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। आप 21, 22, 23, 24 4 साल से कंटिन्यूस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि रिडीम करने का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, मतलब मिनिमम टाइम पीरियड कितना है कि उसके बाद में रिडीम हो जाएगा। तो आंसर इज 8 इयर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8 इयर्स। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये स्टेशन से मुझे आपको ये बताना था कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन के कुछ बेसिक्स को समझाना था। आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा, और उसके साथ में मैं आप लोगों का अटेंशन एग्जाम के कंटेंट पर लाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस थे। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आई विल बी कवरिंग इन द इंटरनल सेशंस। और भी क्वेश्चन के अलावा हम लोग 21, 22, 23, 24 कंप्लीट पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और आप इंटरनली एनरोल्ड हो तो इसको कंप्लीट गो थ्रू करना। एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर आपको जो टॉपिक्स गिवन है 2025 के सेशंस, उनको कंप्लीट करिए, और जब कंप्लीट कर लेते हो तो उसको रिवाइज करिए। मोर सेशंस विल कम और टू द पॉइंट विल कम। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।